हिसाब जनता का 2020 सिर्फ और सिर्फ न्यूज फोर्स पर एसएस अतहर के साथ रोजाना। आज मैं मौजूद हूँ फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में और सेकंड फेज का वोटिंग कल ख़त्म हो चुका है और हमारे चीफ एडिटर मिस्टर एसएस अतहर भी यहाँ मौजूद हैं जो कि राजनीति के अच्छे जानकार हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे और जितने भी यहाँ पे मेहमान हमारे बैठे हुए हैं इनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सबका स्वागत है। जितने भी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं सबका इंट्रोडक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो इस डिबेट में और इस चुनावी चर्चा में हिस्सा लेने आए। तो हमारे साथ में इस चुनावी चर्चा में सबसे पहले मैं हमारे जो चीफ एडिटर अतहर साहब इनसे हम बात करेंगे चुनावी माहौल के बारे में कि आपने पूरा बिहार अभी घूम के देखा और चुनाव का जहाँ जहाँ आपने सर्वे किया तो आपको क्या लगा और कैसा मतलब यहाँ की राजनीति और में आपको क्या फ़र्क लग रहा है और आने वाले जो 10 तारीख को किसकी सरकार बनने वाली ये आप अपने मतलब अनुभव से क्या लगता है आपको कि कैसा यहाँ अभी माहौल है और किसकी सरकार बनने वाली? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पोस्ट पोल जब आदमी जाता है चुनाव होने के बाद, उसके बाद जो समीकरण बदलते हैं, क्योंकि अगर कांटे की टक्कर रही तो 10 सीट 5 सीट तो कहाँ से कैसे किया जाएगा। हो सकता है कि जो आज एनडीए में हैं वो इधर आ जाएं, हो सकता है कुछ इधर के दल हैं बाय द वे अगर उनकी बन रही है बीजेपी की या उनकी बनेगी सरकार तो उधर चले जाएं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो हमें बहुमत देखना पड़ेगा कि अगर जनता पूरा बहुमत देती है तो वो फिर एक पूरी सरकार बनेगी जो अगले 5 साल तक चलेगी। और जैसे कि होता है कि बहुमत मिलना बहुत ज़रूरी है, तो जनता जिसको मैंडेट देगी तो मैंडेट पे डिपेंड करता है कि खंड खंड आता है मैंडेट या फिर इकट्ठे एक पार्टी को दिया जाता है, एक गठबंधन को दिया जाता है। वो महागठबंधन हो, उसके बाद एक ही गठबंधन नहीं है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पप्पू यादव जी जाप की अलग गठबंधन है, उधर ओवैसी साहब का फैक्टर अलग है जो कुशवाहा जी के साथ में लड़ रहे हैं। तो कुल मिला करके अगर आप देखेंगे तो वोट बैंक जो बटा है वो बटा है किसका बटा है? जो एमवाई समीकरण होता था, क्योंकि पप्पू यादव जी खड़े हो गए, उसके बाद इधर ओवैसी साहब आए तो जो एमवाई का समीकरण था वहाँ बटा। ठीक है, ऊपर से सिर्फ यहाँ का ही नहीं बटा, आप तीसरी तरफ अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ जेडीयू का भी बटा है, क्योंकि चिराग पासवान अलग लड़ रहे हैं और अगेंस्ट में लड़े, हर जगह खड़ा किया अपना उम्मीदवार। तो और बीजेपी और अब सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों ने मतलब ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि पूरे प्रकरण में अमित शाह जी का हाथ है ये पता ही नहीं चला। और ना किसी मीडिया ने सवाल उठाया, ना किसी जनता ने उठाया, ना किसी नेताओं ने उठाया उनके पास, ना किसी के नेता ने पूछा, डिबेट में भी आके नहीं पूछा कि अमित शाह जी कहाँ है जो चाणक्य कहे जाते थे। तो वो क्या रहस्य हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले 10 तारीख को जनता जो लहर है वो तो गठबंधन की है, महागठबंधन की है। तो क्या लगता है इस बार, क्या लगता है कि एमवाई समीकरण जो बिहार की राजनीति में एक अलग मुकाम रखती है, तो इस बार कुछ जादू कर पाएगी या कुछ नया कर पाएगी? इस बार कुछ इतिहास बना पाएगी एमवाई समीकरण? नहीं, देखिए वोट बैंक तो अब सब टूट चुका है। एमवाई समीकरण की बात खुद तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं। इस बार के इलेक्शन में उन्होंने सब वर्ग की बात की कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, सबको लेके चलिए, क्योंकि सारी जनता भारत की है, सारी जनता बिहार की है। लेकिन परेशानी यहाँ पे है कि कहीं कल को जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, कि केजरीवाल जी की भी लाइन यही थी, लेकिन इलेक्शन के बाद दिल्ली का अगर आप इलेक्शन देखेंगे तो उसके बाद केजरीवाल जी फिर बिल्कुल बीजेपी के करीब चले गए इंटरनल लेवल पे। जो खबरें आती रही मीडिया के, मैं इस पर बात कह रहा हूँ, और जो मुद्दे थे वो बीजेपी के साथ में, जैसे कन्हैया का केस था, कन्हैया का केस खुला नहीं था, और जब वो आए पहले तो बोलते रहे कि नहीं रुका रहा, लेकिन वो जीत करके आ गए तो फिर खुला। तो ये जो सारी चीज़ें जो ऐसे मुसलमानों के मुद्दे रहे कि एनआरसी का मुद्दा रहा, पप्पू यादव जी ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या अभी अगर वो जीतने के बाद वो किंग रहे या किंग मेकर रहे, उसके बाद अगर वो जीत करके आते हैं और वो अगर समर्थन करते हैं किसी भी गठबंधन को किसी भी भूमिका में, तो क्या ये मुद्दे उनके लिए रहेंगे? क्या उनके लिए, जैसे कि हमेशा से लालू जी ने श्री कृष्ण आयोग मतलब जो है इसका उन्होंने बात किया, क्या कहते हैं कि सच्चर कमेटी का हमेशा उन्होंने बात किया कि सच्चर कमेटी लागू होना चाहिए, लेकिन 10 साल तक मनमोहन सिंह के साथ में सरकार में रहे, यहाँ 15 साल तक सरकार में रहे, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। तो वो क्या सिर्फ राजनीति करने भर है या सचमुच वो अल्पसंख्यक के या दलितों के वो सारे मुद्दे हल होंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अभी सब जो बोल रहे हैं कि सब वर्ग को लेके चल रहे हैं, तो इसका इंडिकेशन बहुत आगे तक है कि इसके बाद क्या होगा।
तो जब सब्वर की बात कर रहे हैं तब तो फिर वो जो सारी जो इतने साल की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, जो परंपरागत जो यहाँ की जो पॉलिटिक्स राजनीति चली आ रही है, जो लालू यादव जी करते आ रहे थे, रामविलास पासवान जी करते आ रहे थे, या फिर नीतीश कुमार जी करते आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें टूटी हैं या तो, लेकिन ये सिर्फ कहने भर है। यहाँ पे फिर वही सोशल इंजीनियरिंग पे बात आके रुक जाती है कि भाई ये इस कास्ट का है तो इसी को वोट देगा, ये इस कास्ट का है तो इसी को वोट देगा। अब इसमें आप देखिए, जैसे कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी, उनका अभी इसमें जो इलेक्शन हुआ 2019 में, अलग जाके लड़े। उसका परिणाम देखिए आप क्या है, बेगूसराय का देख लीजिए आप, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, वही चीज़ इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल अब साथ में लड़ने का मतलब है कि वोट बैंक बटा नहीं, तो वो चीज़ें आपको रिजल्ट आएगा, जो मेरा अपना एनालिसिस है कि तो। लेकिन लहर आरजेडी की है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए एज ए पत्रकार, लेकिन ये सभी लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। तो आरजेडी महागठबंधन आ रही है। हाँ, अब उसमें क्या है कि जैसे कि अब कुछ सीटें आ जाए, पप्पू यादव जी किंग मेकर की भूमिका में आ जाए, या ओवैसी जी आ जाए किंग मेकर की भूमिका में, वो तो 10 तारीख को ही आपको पता लगेगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे जाप के उम्मीदवार जो हैं, क्या लगता है आपको, किंग मेकर का रोल निभाएंगे या फिर खुद किंग बने पप्पू यादव जी? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी बिहार के गरीबों को सेवा किए हैं, उनके बीच में रहने का भी काम किए हैं लगातार। चाहे कोरोना का मामला हो, या पटना में जब बाढ़ आई हो उस समय हो, या तो लॉकडाउन के समय हो, जो गरीब पलायन कर चुका था बिहार से, वह दिल्ली से आ रहे थे, उनकी सेवा करने में कहीं कतई कोशिश करके उन लोगों को जितना भरपूर प्रयास करना था, जितना सहयोग करना था, उन्होंने करने का काम किया है। इसलिए आज बिहार की आवाम श्री पप्पू यादव जी को देख रही है, और पप्पू यादव जी के हाथ में कमान देने का इरादा भी है। लगातार उन सब लोगों का भी प्रयास है, गरीबों का प्रयास है, अच्छा संदेश गया है गरीबों की सेवा में, और वह सेवादार भी बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, और एक सेवक बन करके बिहार की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए वह किंग मेकर के रूप में रहेंगे या किंग रहेंगे, वो तो 10 तारीख के जब आपका परिणाम आएगा उसके बाद ही की बात हम करेंगे। कल के चुनाव के बाद कितना संतुष्ट अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं? क्या मतलब, क्या लगता है कि लहर जो थी कल की, और लोगों का जो एक रुझान था, वो शायद सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जानते हैं, तो क्या लगता है कितनी संतुष्टि है कल के चुनाव से, और क्या आने वाले 10 तारीख को क्या रिजल्ट अपने लिए आप सोचते हैं, कैसा रिजल्ट आएगा आपके लिए? देखिए, फुलवारी शरीफ अमन चैन का इलाका है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कल यहाँ मतदान हुआ है। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग मिल कर करके अपना मतदान करने का काम किए। लोकतंत्र में यह जो लोकतांत्रिक पर्व है, उसमें सारे लोग मिल कर के सहयोग करने का काम किए हैं, मतदान करने का काम किए हैं। और अमन चैन जो इलाका है फुलवारी शरीफ, सूफी संतों का इलाका है और शांति का इलाका है, शांति का पैगाम देता है यह फुलवारी शरीफ। यहाँ से पूरे देश भर में शांति का पैगाम जाता है। इसलिए हम बहुत ही संतुष्ट हैं कि यहाँ सभी साथियों ने, सभी समाज के लोगों ने मिल कर के मतदान करने का काम किए और उत्साह के साथ करने का काम किए हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाला दिन में भी जो मतदान होगा, सारे साथी मिल कर के, सभी समाज के लोग मिल कर के आगे बढ़ कर के मतदान करेंगे, और देश में इस फुलवारी का जो नाम है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप ये बताइए कि पप्पू यादव जी जाप जो है यहाँ पे हर इसमें, क्योंकि मैं सीधी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसा सिचुएशन अगर बनता है कि वो कल को इंडिया के साथ में चले जाएं, भाजपा के साथ में चले जाएं, ऐसा हो सकता है? सबसे पहली चीज़, पहला सवाल। दूसरी चीज़, अगर ऐसा होता है तो क्या आप लोग के लिए एनआरसी सीए का अपोज बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ में रह के भी कर सकते हैं, और उसके लिए क्या आप लोग प्लान हो सकता है? क्योंकि ये सवाल मुझे पप्पू यादव जी से पूछना चाहिए था, लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, श्री पप्पू यादव जी सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। सेकुलरिज्म के आधार पर उन्होंने बिहार को वायदा ही नहीं किया, बल्कि सीएए और एनआरसी में जितना बन पड़ा उनका समर्थन किए, उनके लिए उनके बीच में जाने का काम किए और संघर्ष भी करने का काम किए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि एनडीए का सरकार बने या दूसरे लोगों का सरकार बने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन सीए एक काला कानून है, जो काला कानून का विरोध हमेशा करते रहे हैं और हम उनके साथ सहयोगी बनके इस फुलवारी की धरती पर सीए हो, एनआरसी हो, जो काला कानून लागू करेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, आरएसएस के लोग करेंगे, बजरंग दल के लोग करेंगे, शिवसेना के लोग करेंगे, मिलकर के ये लोग करेंगे। हम लोग चलने नहीं देंगे। सीए के पक्ष में हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनका विरोध करते रहेंगे जो लागू करना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है पूरे देश में चल रहा है, महिला उत्पीड़न का बहुत ज़्यादा, वो पड़ोसी राज्य में हो या अलग अलग राज्यों में हो, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो इसके लिए आप लोग के पास कुछ रोड मैप है कि हम सारे जब बात करते हैं तो नौकरी की बात होती है, सब लोग पिछला मुद्दा भूल जाते हैं, किसानों का मुद्दा छूट जाता है, महिलाओं का मुद्दा छूट जाता है। तो उसके लिए क्या है कि महिलाओं के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना कोई सवाल पूछ रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है कि हाँ, जैसे कि हुआ कि नीतीश जी ने तो एक सवाल भी पूछा। मैं इस चीज़ का मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमने इतना 50% महिलाओं को मैंने आरक्षण दिया। तो क्या आप लोग अगर आते हैं जीत करके, तो क्या ये सवाल मैं आरजेडी से भी पूछूंगा, यहाँ पे लड्डू भाई बैठे हुए हैं, कि क्या रोड मैप है महिलाओं को? अगर जैसे ये नौकरी देते हैं 10 लाख, वो बोले हम 19 लाख देंगे, आप लोग भी आते हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ है आप लोग के पास में रोड मैप? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं हमारी घर की हैं, सम्मान करते हैं और देश की आधी आबादी हैं। उनका भूमिका रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है निर्माण करने में। और जब महिलाएं जब निर्माण करती है तभी जा कर के देश आगे बढ़ता है, राज्य आगे बढ़ता है। इसलिए महिलाओं का सम्मान उनकी सुरक्षा से होती है और उनकी सुरक्षा होगी। कोई अस्मिता के सवाल पे कोई उठा नहीं सकता है, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता है। ये आदरणीय पप्पू यादव जी का ऐलान है कि इस बिहार में कोई भी महिलाओं को छेड़ने का प्रयास करेगा तो उसको छोड़ने का भी काम नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त यह बिहार होगा, जहां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ लोग है, अधिकारी लोग डूबे हैं, उनके कर्मचारी डूबे हैं, उसके खिलाफ में संघर्ष करने के लिए आदरणीय पप्पू यादव जी आगे बढ़ चुके हैं। आगे भी संघर्ष करेंगे और बिहार की सुरक्षा के साथ साथ देश की भी सुरक्षा करेंगे और देश के लिए भी लड़ाई होगा, क्योंकि देश की महिलाएं हमारी माँ हैं, बहन हैं और हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए हम उनका सुरक्षा चाहते हैं। अपराध कम होगा, अपराधियों पे लगाम लगेगी? बिल्कुल अपराध कम होगा, अपराधी भागेंगे, इस बिहार से भागेंगे। जिस दिन पप्पू यादव जी के हाथ में कमान होगा इस बिहार में, अपराधी भागेगा, बिहार छोड़ेगा, वह पलायन करेगा दूसरे जगह। चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, फिर सवाल पूछूंगा आपसे इसी मुद्दे पे। आप बताइए आसिफ इकबाल साहब, उस लड्डू भाई, कि जो 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे थे तेजस्वी जी, उन्होंने महिलाओं की बात नहीं की कि हम इतना परसेंट उसमें महिलाओं को आरक्षण देंगे। वैसे तो सब पार्टियां बोलती हैं कि 33% दिया जाएगा। मैं बहुत कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, तो क्या उसके लिए आप लोग के जहन में क्या है और क्या आप लोग करेंगे उस पर? महिलाओं को कितना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? उस पर से आरक्षण का जो मसला है, कि आप लोग उसमें अब आरक्षण तो रहेगा जितना है, क्योंकि अभी निजीकरण हो रहा सब, तो कल को आप भी निजीकरण न कर दें तो मालूम है कि सारी नौकरी गायब, जैसे सेंटर में हो गया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ये शुरू से आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। और जहाँ तक बेरोज़गारी इतनी बिहार में है, तो तेजस्वी जी, माननीय तेजस्वी जी जो नौकरी की बात की है उन्होंने, तो नौकरी की बात की है तो ये बोले कि पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग, पहला कलम से हम बेरोज़गारों को सरकारी नौकरी देंगे। जबकि वो नीतीश जी और एनडीए के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि रोज़गार देंगे 19 लाख को। तो रोज़गार की बात है, यहाँ नौकरी, सरकारी नौकरी की बात है। रोज़गार तो बहुत सी बात हो सकती है, नहीं पकौड़ा भी बेच सकते हैं आप, ठेला पर सब्जी भी बेचवा सकते हैं, क्या तो रोज़गार की बात है। नौकरी विरोधी तो कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है। तो पकौड़ा, ये आप बताइए कि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट करने के बाद वो पकौड़ा बेचे, तो ये तो सही नहीं ना है। एमए करके, डबल एमए करके वो पकौड़ा बेचे, आप सरकार में हैं, आप ऐसी बात करेंगे तो कैसा लगेगा? और एक अंगूठा छाप आके वो जो है मतलब विधायक का एमपी बने, ये अच्छी बात नहीं ना है। नहीं, ठीक है, आप महिलाओं के मुद्दे पे बोल रहे थे, कम टू द पॉइंट। आप महिलाओं पे बताइए कि महिलाओं के लिए कितना परसेंट तक देंगे? कुछ ऐसा बात हुई है या अभी सिर्फ हम इतनी नौकरी देंगे? दूसरी चीज़, किसानों के लिए क्या मुद्दे रहे? कि किसान सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान है, किसान परेशान है, नहरों का कई जगह पानी का नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो वो सारे मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ रोज़गार पे। ठीक है, रोज़गार बहुत अहम है, लेकिन किसान का, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि हम डबल आय करेंगे किसानों का, वो तो डबल क्या हुआ, 12,000 10,000 लोग सुसाइड कर लिए।
जितने भी जो बीमा कंपनी थी वो पैसा कमा लिया काफ़ी उन लोगों ने। तो आप लोग किसानों के लिए क्या मुद्दा है, मजदूरों के लिए क्या मुद्दा है, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है, आप खुल के जनता के, और आपका फुलवारी शरीफ के लिए क्या मुद्दा है, सबसे पहली चीज़ बताइए। देखिए, फुलवारी शरीफ का जहाँ तक मामला है, यहाँ जल निकासी का मामला जो है ये बहुत गहरा मामला है। और बरसात में आप दर्जनों किसानों का खेत जो है वो देखिएगा डूबा रहता है हमेशा के लिए। तो पानी का जो मुद्दा यहाँ है 15 साल से ये क्या काम हुआ? ये एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की, तो जल निकासी का तो कोई समस्या हल नहीं हुआ फुलवारी शरीफ में। तो आप करेंगे ना? बिल्कुल, आप जीत के आते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ हाई टेंशन वायर का भी बहुत बड़ा हाई टेंशन वायर का है, आपको एजुकेशन का मामला जो है तो ये सब मसला जो है फुलवारी शरीफ का, ट्रैफिक का है, रोड बहुत ट्रैफिक का तो मसला समझिए कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है। आए दिन एक्सीडेंट होता है, नौजवान लड़के एक्सीडेंट करके मर जाते हैं, मजदूर मर जाते हैं। और एक बात बता जाते हैं कि बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, तो वो तो जुमलेबाज पार्टी है ना, बोलते कुछ है करते कुछ है। वादा बहुत कर दिए, 15-15 लाख रुपए सारे के अकाउंट में मिलेगा, किसी को नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ गया? नहीं, आपका भी देखा जाएगा। 10 तारीख के आने दीजिए, 10 तारीख के बाद जनता देखेगी कि आप कितना पूरा करते हैं। ये तो बोल रहे थे कि कहाँ से देंगे, आरजेडी की सरकार बनेगी 10 लाख का नौकरी कहाँ से देंगे। तो फिर जब देंगे तो आप क्यों 19 लाख का, आप तो कल तो गलत बोल रहे थे, पैसा कहाँ से आएगा, तो आप क्यों 19 लाख का घोषणा कर रहे हैं? नहीं, चलिए ठीक है। देखिए, आप आरजेडी की तरफ से बताइए। उन्होंने बोला था सच्चर कमेटी का इतना, उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी जब थे उन्होंने काफ़ी इसकी आवाज़ उठाया था, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने काफ़ी काम भी किया, जैसे कि एग्रीकल्चर में जब 14वें स्थान पर था बिहार, जब उन्होंने पहली बार सत्ता संभाली थी लालू यादव, और जब वो आए बन करके रहे तो 6ठे नंबर पर आया बिहार। एग्रीकल्चर में काफ़ी काम हुआ था उस समय। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सच्चर कमेटी का आप जो MY समीकरण की बात करते रहे, उसका क्या हुआ? मुसलमान सिर्फ वो वोट लेने के लिए रह गए कि आप दलित और मुसलमान से आप वोट लेते रहिए, और उसके बाद फिर जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे भाई हम तो सबके लिए स्कूल बना रहे तो सब लोग पढ़ेगा। वो ठीक है, हम उससे हमारा कोई नहीं है। लेकिन उनके जो मुद्दे अहम रहे हैं कि आज मुसलमानों की, दलितों के जो हालात हैं, उन मुद्दों को आप लोग कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि आप उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। इतने साल तक आप लोग बोलते रहे, सच्चर कमेटी 15 साल वहाँ रहे सरकार, यहाँ सरकार में रहे, 10 साल मनमोहन सिंह के साथ में रहे, तो आप लोग भी तो जुमलाबाजी करते रहे। नहीं, जुमलेबाजी नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय लालू जी, ये तो लड़ाई अकलियतों की, पिछड़ों की, दलित भाइयों की लड़ाई को लड़े। आज दलित भाई अगर थाना जाके बोल रहे हैं, ब्लॉक में जाके हक मांग रहे हैं, बिल्कुल ये बिहार मानता है, पूरे जनता जानती है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो आप लोगों ने भी पूरे नहीं किए। तो पूरे नहीं किए तो हमको तो फिर 15 साल से तो हम सरकार ही में नहीं ना, 15 साल से सरकार में नहीं है। जब काम आ रहा था रास्ते पे तो फिर देखिए इस तरह का मसला आ गया। अच्छा, ये बताइए अपराध पे कमी होगी या नहीं होगी? अपराध तो अभी देख ही रहे हैं, नीतीश जी के राज में कितना अपराध बढ़ा हुआ है। लेकिन आपके यहाँ भी कितने प्रत्याशी अपराधी हैं ना, अपराधी जिन पर आरोप है? देखिए, आरोप लगना अलग बात है, साबित होना अलग बात है। तो ये साबित नहीं है, आरोप तो किसी पर भी लगता है, हम पर लगता है, इनको लगता है। कई लोग जैसे जेल से छूट करके भी आए, जेल से छूट के आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो साबित नहीं ना हुआ इनका, वो अपराध साबित नहीं हुआ। नहीं, वो जमानत पे आए। जमानत पे आए, ये कोर्ट तो ये नहीं किया कि सजा याफ्ता है, ये सजा पा लिए हैं। आप एनडीए में भी काफ़ी लोग दागी हैं अपराध। ये अच्छा है कि मतलब वो एनडीए में दागी हैं, बीजेपी में दागी हैं, तो हमारे यहाँ भी दागी हैं, तो दाग अच्छे हैं। दाग कभी अच्छे नहीं होते। आप देखिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है, बच्चियों के साथ जो क्या हुआ है जुल्म, और उनके आप उसको टिकट दे दिया। तो ठीक है, वो टिकट दिया उन्होंने, तो क्या आप आने के बाद दोबारा से फाइल खुलेगी? दोबारा से फाइल खुलेगी? ये तो अब सरकार में जो लोग रहेंगे ये बात करेंगे इस पर तो नहीं, अगर आप आते हैं तो अब इस पे तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ये हमारे ठीक है, आपकी मजबूरी समझते हैं।